नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 14 अगस्त 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल रहते हैं। सुबह सुबह मैंने आपके इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट अपलोड कर दिया था, इंडियन ज्योग्राफी का, जहाँ से सबसे अधिक सवाल आते हैं। अगर आपने उसको अटैम्प्ट नहीं किया है तो उसको भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मैं जितने कंटेंट डालता हूँ अगर आप उतने भी कर लेंगे तो आपका बीपीएससी पीटी में मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाने से लेकर टेस्ट प्रैक्टिस से लेकर करंट अफेयर से लेकर एनालिसिस तक सब कुछ मैं करवाता हूँ अकेले ही इस चैनल पर। इसलिए वीडियो को रेगुलर देखने की आदत बनाइए और देखने के अलावा शेयर कर दिया कीजिए थोड़ा सा, है ना। आज 14 अगस्त है और आपका 30 सितंबर को एग्ज़ाम है। लगभग में 1.5 महीना कंप्लीट बचा हुआ है। इस 1.5 महीने में डिसाइड हो जाएगा सब कुछ। आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए और 1.5 महीने के बाद नहीं अगर आपका पीटी निकलता है तो फिर से आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। ये सबसे दुखदाई होता है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का जो भी एग्ज़ाम होता है ना, 1 साल का प्रोसेस होता है मिनिमम, है ना। और बीपीएससी में तो 2 साल 3 साल लग जाते हैं। 67वीं का नोटिफिकेशन 2021 ईस्वी में आया था, फॉर्म भरा गया था 2021 ईस्वी में। 2023 चल रहा है, मेंस का रिजल्ट तक नहीं आया है। 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, आज ही आ जाना चाहिए या कल आ जाना चाहिए 67वीं मेंस का रिजल्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि एग्ज़ाम कितने दिन बचे हैं, एग्ज़ाम कितने दिन बचे हैं, तो कि आपका समय ना बर्बाद हो। देखिए, इस जो अभी का समय होता है आपका बैचलर डिग्री या उसके बाद का 4-5 साल का समय होता है, ये गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का। अगर आप इसको सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे ही बर्बाद कर देते हैं तो थोड़ा सा ये सही भी नहीं होता है। इसीलिए जितना कम समय लगा के आप एग्ज़ाम निकाल के ले जाएंगे उतना ही आसानी होगा आपको और उतना ही अच्छा रहता है आपके लिए। इसलिए बार बार मैं जोर देता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सीरियसली पढ़ लीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना हो सके कीजिए एक बार। देखिए, 1.5 ही महीना तो आपके एग्ज़ाम का बचा है। 5-10 दिन तो आपके खेल में ही चले जाएंगे, पर्व त्यौहार में ही चले जाएंगे। 14 अगस्त को और क्या होता है, तो विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका की, विभाजन जो होता है वो एक आपदा होती है, इसका दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये? इसलिए मनाया जाता है कि ताकि आप बार बार विभाजन के कारणों को पढ़ें। इतिहास क्या होता है, दरअसल में इतिहास आपको अनुभव सिखाता है कि देखिए ये जो घटना हुई उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, उन कारणों को पहचानना चाहिए और आज आपके पास आस पड़ोस में क्या वो कारण घटित हो रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए विभाजन विभीषिका दिवस पिछले साल मोदी जी ने घोषित किया था, पिछले से पिछले साल शायद घोषित किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। 14 अगस्त को ये मनाया जाता है और पाकिस्तान का आज स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखिए क्या है पहला हेडलाइन, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर मिसाइल दागने वाले इजरायली होरोन मार्क 2 ड्रोन को तैनात किया गया है। ये होरोन मार्क 2 इजराइल का ड्रोन है। सबसे पहले ड्रोन का मतलब क्या होता है, अनमैन्ड व्हीकल होता है। इसमें कोई आदमी नहीं बैठा होता है, दूर से बैठ के इसको सैटेलाइट और रिमोट कंट्रोल के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और ये कहाँ से ख़रीदा है हमने, नाम क्या है, हेरोन मार्क 2। मार्क 2 इसका स्पीड होगा। मार्क आपको पता ही है स्पीड का मात्रक होता है और होरोन मार्क 2 नाम है इसका। होरोन कहाँ से लिया हमने, हेरोन को, हेरोन नाम है इसका, हेरोन नाम है। कहाँ से लिया है, इजराइल से लिया है। ये पीटी फैक्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा इसको। देख क्या है, चीन और पाकिस्तान की किसी भी षड्यंत्र को विफल करने के लिए सीमा की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख के अग्रिम इलाके में अत्याधुनिक 4 हेरोन मार्क 2 को तैनात किया है। और दिन हो या रात, ये दोनों समय यानी कि 24 घंटे ये काम कर सकता है। लंबी दूरी की मारक क्षमता है, मिसाइल और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस है ये। वायुसेना ने हाल ही में श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 लड़ाकू विमान को भी तैनात किया है। इसको ध्यान में रखिएगा। 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है ये बहुत ही तेज़ हुआ। 270 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत ही तेज़ स्पीड हुआ, उसके गति से उड़ान भर सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये हेडलाइन था इसलिए बताना ज़रूरी होता है। आज का अपना आर्टिकल डिस्कशन पर चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल क्या आया हुआ है। ओके, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की जो 4थी वर्षगांठ मनाई गई है उसी के उपलक्ष्य में आर्टिकल लिखा गया है। तो और क्या चल रहा है, आर्टिकल 370 के हटाने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा रहा है। अभी न्यायिक निरीक्षण चल रहा है, रोज़ बहस होते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको लेकर भी ये आर्टिकल लिखा गया था। ये चर्चा में है काफ़ी ज़्यादा 370 आर्टिकल को हटाना, चूँकि 4 वर्ष भी इसके हो गए। 2019 में हटाया गया था, आपको पता ही होगा, 5 अगस्त को। और क्या हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन इसका कर रही है कि क्या ये सही है या गलत है। इस जो फैसला था इसका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370, जिसमें पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित को अस्थायी रूप से विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, को निरस्त किए जाने की 4थी वर्षगांठ पर गृह मंत्री ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि 370 ने केवल भ्रष्टाचार और अलगाववाद को बढ़ावा दिया था। जम्मू कश्मीर आतंकवाद को समाप्त करने और निरस्त करने का कदम अत्यंत महत्वपूर्ण था। और
ये इन्होंने बताया गृह मंत्री महोदय ने, जो मैं बता देता हूँ पूरा बयान आपको। इन्होंने बोला कि जो 370 है वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद इनका गढ़ था, इनका कारण था मुख्य 370, ऐसा इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला कि 370 हटने के बाद ये सब चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं और घाटी में, कश्मीर घाटी में थोड़ी सी शांति की बहाली हो रही है। कल आपको पता ही है कि कश्मीर घाटी में तिरंगा यात्रा भी निकाला गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है? देखिए, अभी तक 370 अनुच्छेद से आपके मेंस में सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिए। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ कि 17 अक्टूबर 1949 को, इस तिथि को ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी उपबंध के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष छूट प्रदान की थी। इसे अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को नियंत्रित रखा गया था। इसका क्या मतलब हुआ कि 370 आर्टिकल के द्वारा जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। किसका? जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और वहाँ पर भारत के संसद द्वारा बनाए गए कानून जो थे उसकी सीमा तय थी कि वहाँ की जो विधानसभा है वो जब इस पे पारित कर देगी, इसको स्वीकृत कर देगी, तब जाके भारत के संसद द्वारा बनाया गया कानून वहाँ पर लागू होगा, नहीं तो कोई कानून हमारा लागू नहीं होता था। समझ में आ गई चीज़ें आपको? इसे एन गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 306A के रूप में पेश किया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा को यह अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य पर लागू होंगे। राज्य को संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद जम्मू कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 के खंड 3 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इसके उपबंध और दायरे में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 370 द्वारा उत्पन्न हुआ था, जिसे जम्मू कश्मीर संविधान की अनुशंसा पर वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से पेश किया गया था। 35 से भी है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग नागरिकता भी प्राप्त होती थी। अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के अस्थायी निवासी उनके विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता था। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान यानी कि जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया और इसके माध्यम से भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में संशोधन करके, उल्लेखनीय है कि इसे रद्द नहीं किया गया, 370 में संशोधन किया गया है, 370 को रद्द नहीं किया गया है, 370 में संशोधन करके इस पे जो सारी शक्तियाँ थी वो केंद्र सरकार के हाथों में दे दी गई। जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया, लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को, जो जम्मू कश्मीर है उसको विधानसभा वाला, सही सुन रहे हैं आप, विधानसभा वाला यूटी बनाया गया है। विधानसभा का चुनाव वहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर फिर से विधानसभा काम करने लग जाएगी। लेकिन अब वो जो विधानसभा होगी उसकी उतनी ही शक्तियाँ होगी जितनी दिल्ली के विधानसभा की शक्तियाँ होती हैं, जितना पुडुचेरी के विधानसभा की शक्तियाँ होती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था स्थिति क्या है भाई? पथराव व उग्रवाद में कमी देखने को मिली है। सुरक्षा बलों की उपस्थिति में वृद्धि और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से पथराव की घटनाओं में कमी आई है। पत्थरबाजी घटनाओं में कमी देखी गई है। सुरक्षा बलों को लगी चोट में गिरावट आई है। पैलेट गन और लाठीचार्ज से नागरिकों को लगी चोट की घटना भी घट गई है बहुत ज़्यादा। जम्मू कश्मीर बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित हुई है। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? ये वो चीज़ है जो आपको लिखकर ये सत्यापित करना होगा कि 370 के हटाने के बाद पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हैं उसके। ये चीज़ आपको सत्यापित करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है आपका व्यू अलग हो, मेरे हिसाब से 370 को हटाने का फैसला बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे अच्छा फैसला था। भले ही आप में से बहुत सारे लोग ये सही लगे या ना लगे, मुझे पर्सनली ये पसंद आया था ये फैसला कि ये सही किया गया। आज के भारत में किसी भी राज्य को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। रियासतों की बात 1947 में ही समाप्त हो गई थी। कश्मीर के लोग रियासत करते रहते थे। ऐसे में तो भोपाल भी रियासत था, जो अपना केरल है वहाँ पर भी रियासत थे। तो उन रियासतों को जब नहीं मिला तो आपको क्यों मिलेगा? मेरे हिसाब से ये सही फैसला था। आपका व्यू अलग हो सकता है। मैं ये पॉजिटिव पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ कि इसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि भाई आप ये लिखकर रेफरेंस देंगे कि देखिए ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हैं 370 के हटने का, और शांति भी बहाल हुई है और स्कूल कॉलेज भी अब रेगुलर खुलने लग गए। वहाँ पर एयरपोर्ट के भी बाधा जो थी, चलने में कई सारी बाधाएं आती तो वो सभी समाप्त हुआ है। डेवलपमेंट के काम जो है प्रगति पर है। G20 की बैठकें हुई हैं वहाँ पर। आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। आतंकवाद के राह छोड़ रहे वहाँ के जो युवा थे जिनको भटकाकर आतंकवाद में ढकेल दिया जाता था और जम्मू कश्मीर पुलिस और भारत सरकार कुछ नहीं करती थी, ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं। हुर्रियत नाम का एक चीज़ एग्जिस्ट करता था जिसको समाप्ति कर दिया गया है और सही समाप्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है।
ये कुछ आंकड़े हैं, ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि क्या क्या उसमें टेररिस्ट की घटनाएं पहले होती थी और अब कौन सी घटनाएं हो रही हैं। उग्रवादी और ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी, उग्रवादी समूहों के ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी 82 से बढ़कर 178 हो गई है। आतंकवादी कृत्यों में भी गिरावट देखने को हमें मिली है। इन 4 वर्षों में कौन सी विकास पहले वहाँ पर शुरू की गई हैं, अब यहाँ से शुरू कीजिए कि कौन कौन से विकास पहलों को वहाँ पर शुरू किया गया है। ओके, विकास परियोजनाएं क्या हैं कि भारत सरकार ने सड़क और रेल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और शिक्षा अवसंरचना, पर्यटन और विरासत को प्रोत्साहन, खेल एवं युवा सशक्तिकरण आदि संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं को वहाँ पर शुरुआत की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि को लागू किया है। ये सब योजनाएं पहले लागू नहीं हो सकती थी वहाँ पर। क्यों नहीं लागू हो सकती थी? क्योंकि वहाँ पर 370 लागू था। 370 लागू होने का मतलब है वहाँ की विधानसभा जो है वो अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, कोई दूसरी गवर्नमेंट है या केंद्र में सरकार अलग है, राज्य में सरकार अलग है, तो वो केंद्र सरकार के किसी भी योजना को वहाँ पर मंजूरी ही नहीं देते थे, किसी भी एक्ट को वहाँ पर मंजूरी ही नहीं देते थे। यहाँ तक कि वहाँ के जो एसटी हैं और एससी हैं उनको आरक्षण तक भी इतना नहीं मिलता था जितना इधर के लोगों को मिलता था, भारत के मुख्य भूमि में मिलता था। तो 370 को हटाने में जो बासपा है, बहुजन समाज पार्टी है, जो मायावती की पार्टी है, उसने बीजेपी गवर्नमेंट का इसलिए भी साथ दिया था, उसने समर्थन वोट किया था हटाने के, क्योंकि वहाँ पर एससी एसटी लोगों को पर्याप्त रूप से आरक्षण तक नहीं मिल पा रहा था। सोचिए कितनी ज़्यादा विषमता थी पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर के लोगों में। 370 के हटने के पहले की बात है, लेकिन अब सब कुछ लागू होता है वहाँ पर। आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 21 लाख से अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया था और 1.5 लाख से अधिक लाभार्थियों ने निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उठाया। पर्यटन और निवेश के लिए गंतव्य के रूप में जम्मू कश्मीर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने श्रीनगर में G20 पर्यटन समूह की बैठक की भी आयोजित की थी। यह जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र को देश और दुनिया के क्षेत्र के भागों के साथ एकीकृत करने वाला, जम्मू कश्मीर को हम एशिया का स्विट्जरलैंड बना सकते हैं और उसमें कैपेबिलिटी भी है कि एशिया का स्विट्जरलैंड बने। वो इतना खूबसूरत है, दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है उसको। पृथ्वी पर स्वर्ग है कहीं तो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है ना। सरकार ने निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में अन्य व्यावसायिक बैठकों की भी मेजबानी की है। जून 2022 में सरकार ने जम्मू कश्मीर में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जून 2022 में जम्मू कश्मीर में किया गया था। और यूएई देश है अरेबियन पेनिनसुला का, जो जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में निवेश करने को उत्सुक भी है। ओके, इससे 200 से अधिक घरेलू और विदेशी कंपनियों की भागीदारी देखी गई। इस शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर निवेश के लिए कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, पर्यटन, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों को चिन्हित किया गया है। जम्मू कश्मीर का जो क्राफ्ट होता है, जम्मू कश्मीर का जो सॉल होता है, वहाँ की जो लकड़ी की सामान होती है विश्व प्रसिद्ध होती है। इतना बेहतरीन कारीगरी होती है वहाँ पर। जैनुल आबदीन का आपने नाम सुना है, जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने वहाँ पर कुटीर उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। जिल्द साजी जो जम्मू कश्मीर का सबसे फेमस काम में से एक है, लकड़ी का काम। जो आप बैट देखते हैं वो सब कहाँ पर बनते हैं? बहुत बेहतरीन बैट आपके जम्मू कश्मीर में भी बनाए जाते हैं, खेल के सामग्री वगैरह। तो आप ये सब चीज़ों को बढ़ावा देने की भारत सरकार कोशिश कर रही है। वहाँ के कपड़े, वहाँ के शिल्प, वहाँ के खाद्य, हर चीज़। हम तो साउथ इंडियन खाना जानते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का खाना हम नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उस चीज़ को बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, एक्सप्लोर ही नहीं किया गया उसको। इन घटनाओं को जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक संघर्षरत क्षेत्र होने के वैश्विक धारणा को बदला और शांतिपूर्ण एवं समृद्ध गंतव्य के रूप में उसकी क्षमता को उजागर करने में मदद की। जम्मू कश्मीर कोई विवादित क्षेत्र नहीं है। सबसे पहले हमने इसी जो सोच है, यही जो सोच थी पूरी दुनिया में बनी हुई कि जम्मू कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन है, उसको समाप्त किया है हमने वहाँ पर अलग अलग बैठकें आयोजित करके कि देखो ये जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे शांत जगहों में से एक हो सकता है। ये कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, ये आतंकवाद का गढ़ नहीं है, यहाँ पर जिसकी जो मर्जी वो घूमने आ सकते हैं। इस सोच को हमने बदला है और स्थापित करने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर एक पीसफुल और समृद्ध राज्य है, आप यहाँ पर आइए, घूमिए, है ना। राजनीतिक सुधार क्या हुए हैं? जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली। सरकार ने दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव करवाए, जिनमें 51.42% का उच्च मतदान दर्ज किया गया। जिला डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट परिषद का हमने वहाँ पर चुनाव करवाया। लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। लोकल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करके लोकतांत्रिक ढांचे से जुड़ते हैं, उसको हमने मजबूत किया। उसमें वोटिंग का परसेंटेज ज़रा देखिए, 51.42% लोगों ने वोट किया। यहाँ के वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि बंदूक नहीं, बैलेट का सहारा लिया जाए। देखिए अगला क्या है। सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1999 में संशोधन किया, जहां पंचायतों में महिलाओं के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित किया गया। मैं इसी आरक्षण की बात कर रहा हूं, तो ये वहां पर नहीं मिलता था सभी को।
सरकार ने नवीनतम जनगणना आंकड़ों के आधार पर जम्मू कश्मीर विधानसभा संसदीय क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को भी शुरू किया है। परिसीमन आयोग देश का सबसे पावरफुल आयोग होता है। इसके फैसले को ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ कर सकती है, ना भारत की संसद कुछ बदल सकती है। परिसीमन आयोग का फैसला इतना ज़्यादा पावर का होता है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता, ना तो कोई चैलेंज कर सकता है। क्यों बनाया जाता है ये? सामान्य तौर पर जो भारत के संसद में भारत के जो संविधान विधान बनाएगा उसके आधार पर है कि हर 10 साल पर जब जब सेंसस होता है देश का, तो विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र को परिसीमित करने के लिए उनका फिर से सीमा निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग का गठन होगा। आर्टिकल 82 है या 88 है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन यही होता है परिसीमन आयोग। जैसे नागालैंड का भी परिसीमन आयोग बनाया गया, जम्मू कश्मीर का भी परिसीमन आयोग बनाया गया है अभी कि जम्मू कश्मीर फिर से विधानसभा क्षेत्रों का बंटवारा किया जाए और वहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए। सुरक्षा उपाय क्या क्या किए गए हैं? सुरक्षा बलों ने पिछले 4 सालों में 800 से अधिक आतंकवादी को मार गिराया है। आतंकवादी संगठनों के 5000 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में क्या क्या विकास हो रहा है? 370 की समाप्ति के बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शासन सुधार के लिए विभिन्न विकास पहलों की शुरुआत की गई है। इनमें से कुछ पहले कौन कौन सी हैं? जैसे अवसंरचना का विकास हमने बहुत ज़्यादा किया लद्दाख में। पहला कौन सा है? जोजिला सुरंग, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पीटी पूछ सकता है आपसे। श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जिससे यात्री क्षमता में वृद्धि होगी। लद्दाख से आने जाने के लिए अधिक उड़ानों की सुविधा भी बहाल होगी। सरकार ने दूर दराज के गांवों तक इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी बिछाया है और सौर ऊर्जा संचालित टावर स्थापित कर लद्दाख के दूर संचार नेटवर्क में भी सुधार किया। देखिए, लद्दाख को अलग अलग हम डेवलप कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिए हमारा अलग प्लान है। लद्दाख के लोग जो हैं वो ये मांग नहीं कर रहे हैं कि हमें एक विधानसभा क्षेत्र दो, हाँ वो ये मांग जरूर कर रहे हैं कि हमें 5वीं या 6ठी शेड्यूल में हमें शामिल कर दो जनजातीय एरिया वाले में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र बनाइए, हमें यूटी ही बनकर रहना है ना। शिक्षा के क्षेत्र में कौन से सुधार हुए हैं? लद्दाख के 75,000 से अधिक युवाओं को रोजगार कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लद्दाख में एक नया मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय कौशल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी वहाँ पर स्थापित किया गया। स्किल जो ट्रेनिंग होता है, स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए भी इंस्टीट्यूट वहाँ पर स्थापित किया गया लद्दाख में। स्वास्थ्य के लिए लेह और कारगिल में 2 नए एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। सोचिए, कारगिल में एम्स बना रहे हैं हम, लेह और कारगिल में। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत लद्दाख के सभी निवासियों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत भी की गई है। रोजगार की बात क्या हो रही है? यात्रा प्रतिबंधों में ढील देकर पर्यटकों और ऑपरेटरों को प्रोत्साहन प्रदान कर पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों और सहकारी समितियों को सब्सिडी, बाजार संपर्क प्रदान कर जैविक खेती और बागवानी क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। शासन में हमने क्या परिवर्तन किया है? तो स्थानीय प्रतिनिधित्व और स्वायत्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कारगिल जिले के लिए एक हिली काउंसिल का गठन किया गया है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए थे, कौन कौन से हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं। जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में भी इसका फैसला हो जाएगा तब आपके मेंस के लिए फेवरेट टॉपिक में से एक बन जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है आपका एक छोटा सा रिपोर्ट आया है और एक भारत सरकार ने भी कार्य योजना तैयार की है, उसी संबंधित है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुरक्षित भविष्य के लिए वन जरूरी। गत दिनों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 जारी किया है। राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 किसने जारी किया? वनों के डेवलपमेंट के लिए तो पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसको जारी किया है। इसको ध्यान में रखिएगा। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की योजना महत्वपूर्ण है। वनों का वैज्ञानिक रखरखाव न केवल जनसंख्या के भोजन, ईंधन व वन उत्पाद संबंधी समस्याएं, आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, राष्ट्र के लिए भी लाभ उत्पन्न करता है। समस्याएं नहीं, आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है, बल्कि राष्ट्र के ज़रूरत के लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगला क्या लिखा हुआ है? जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करते हुए गरीबी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी हल कर सकता है। अगर आपने पर्यावरण का संरक्षण ढंग से किया तो ये आपकी गरीबी में भी कमी ला सकता है और गरीबी में कमी के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी सीमित कर सकता है। गला थोड़ा सा ख़राब है इसलिए आवाज़ कुछ अलग आ सकता है आपको, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। पहली बार राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 ने राज्य के वन विभागों को निरंतर डेटा संग्रह और इसे केंद्रीकृत डेटाबेस में अद्यतन करने के लिए निर्धारित किया है।
क्या बोला गया है कि निरंतर आप मॉनिटरिंग कीजिए और डेटा का संग्रह कीजिए वन के परिस्थिति परिवर्तन को लेकर, और इसको केंद्रीयकृत डेटाबेस में अद्यतन, मतलब इसको एक जगह इकट्ठा करके, जिससे क्या होगा, जब हमारे पास बहुत सारे डेटा आ जाते हैं तो उसका एनालिसिस करना आसान होता है, उससे हम फैक्ट बहुत सारे निकाल सकते हैं, उससे कंक्लूजन हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। ओके, वन प्रबंधन मानकों की एकरूपता लाने का प्रयास करते हुए देश में विविध वन परिस्थिति प्रणाली को ध्यान में रखता है। वनों के विकास के लिए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन होना चाहिए। विकास और संरक्षण के बीच संतुलन का क्या तात्पर्य होता है? सतत विकास की बात कर रहा है ये, कि हम बढ़े भी और हम खराब भी ना करें, हम बढ़े भी और अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी हम संरक्षित करके रखें वन को। यानी कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में हमें संतुलन रखना होगा, बैलेंस रखना होगा, जिससे क्या हो, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव कर पाएँ। जब डेवलपमेंट और संरक्षण में समन्वय की बात होती है, बैलेंस करने की बात होती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? सतत कहा जाता है, सतत विकास का नाम दे दिया जाता है। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है कि सबसे पहले वनों की कटाई विरोधी कानूनों का कड़ाई से कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही वन प्रबंधन स्थानीय समुदाय को शामिल करने की स्वामित्व की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, जो वन में रह रहे हैं हजारों सालों से या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से रह रहे हैं, अगर आप वन संरक्षण के लिए उन्हीं को नहीं शामिल करेंगे तो फिर आप कैसा वन संरक्षण करेंगे? आप मुझे बताइए। यही तो सबसे बेसिक चीज़ होता है कि वन संरक्षण के जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो कभी भी वन का नुकसान नहीं करेंगे, वो वन से उतना ही लेंगे जितना उनको ज़रूरत है। आप वन को जाकर क्रेन से या अलग अलग काटने वाले चीज़ों से काट कर साफ करके मिट्टी में मिला देते हो, लेकिन वो हज़ारों वर्ष से उसी वन में रह रहे हैं, कभी नुकसान नहीं पहुंचा वन को, ना तो कभी आग लगती है उनसे, ना कभी कुछ होता है, ना तो वहाँ के जीव को ख़त्म करते हैं। तो ये सब क्या है, वहाँ के स्थानीय लोगों को आपको शामिल करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, वन जो है वो और भी अच्छे तरीके से संरक्षित हो पाएगा। इन 2-3 चीज़ों के महत्वपूर्ण रूप से इस कार्य योजना में बात की गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेप। चर्चा में क्यों है? देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, फूड सिक्योरिटी मिशन जो है, इसको लेकर यूपीएससी वालों ने, बीपीएससी वालों ने, यूपीएससी वालों ने खासतौर से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो मुझे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है आपके लिए, और आपको पता भी होना चाहिए भाई कि खाद्य सुरक्षा एक्ट है क्या। भारत में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार कहीं पर खाद्य सुरक्षा एक्ट बनाया गया था, तो वो भारत में ही बना था। भारत में रोजगार की गारंटी देने के लिए दुनिया में पहली बार कहीं पर एक्ट बना था, तो वो भी भारत में ही बना था, मनरेगा जैसे कानून जो आप सुनते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र प्रायोजित, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का तात्पर्य क्या होता है कि 60 रुपया केंद्र सरकार देगी और 40 रुपया बिहार सरकार देगी, या दिल्ली में 90 रुपया केंद्र सरकार देगी और 10 रुपया दिल्ली सरकार देगी। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कहा जाता है, केंद्रीय प्रायोजित कहा जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि 100% रुपया जो है वो केंद्र सरकार ही देगी। सेंट्रल सेक्टर, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और सेंट्रल स्पॉन्सर कर रही है भारत सरकार, है ना, कि जिसकी शुरुआत 2007 में राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति के सिफारिशों पर की गई थी। इस समिति ने बेहतर कृषि विस्तार योजनाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संकल्पित किया गया था। प्रमुख क्षेत्र क्या है? इसे मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, दलहन जैसी लक्षित फसलों के उत्पादन और धारणीय वृद्धि के साथ कदन्न पोषक अनाज और तिलहन तक विस्तारित किया गया था। कृषि विशिष्ट उत्पादक मृदा की उर्वरता को पुनर्प्राप्ति, कृषि क्षेत्र में शुद्ध आय में वृद्धि होती है इससे, इसीलिए इसको प्रोत्साहित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रमुख हस्तक्षेप क्या 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 हैं? देखिए, क्लस्टर प्रदर्शन, बेहतर पद्धतियाँ, कृषि पद्धतियों के बेहतर पैकेजों को प्रदर्शित करने वाले क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करना या प्रदान की जाती है। अगला क्या है? यह प्रदर्शन अनुकूलित फसल की खेती और प्रबंधन के तकनीकों पर प्रकाश डालते हैं। बीज उत्पादन और वितरण, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए उच्च उपज देने वाली किस्मों और संकर किस्मों के विकसित उत्पादित करने हेतु किसानों को वितरित किया जाता है। कृषि मशीनीकरण और संसाधन संरक्षण भी किया जाता है। प्रसंस्करण और कटाई के बाद उपकरणों में निवेश समग्र मूल्य श्रृंखला को बढ़ाता है तथा फसल के बाद नुकसान को भी कम करता है। पौधों के संरक्षण और पोषक तत्व प्रबंधन भी किया जाता है। इसके तहत तिलहन उत्पादन केंद्रित दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। बीज सब्सिडी और वितरण भी किया जाता है। प्रदर्शन और प्रशिक्षण भी इसके तहत किया जाता है, जिसमें ब्लॉक डिमोन्स्ट्रेशन,
फ्रंटलाइन प्रदर्शन तथा क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन प्रभावी तिलहन खेती प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं। ये सब क्या हैं? ये अलग अलग मंच हैं जो कार्य करते हैं किस चीज़ को लेकर, तो प्रदर्शन और प्रशिक्षण को लेकर काम करते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए काम करते हैं मुख्य रूप से किसानों को। बुनियादी ढांचा व इनपुट वितरण, जलवाहक उपकरण, पादप संरक्षण उपकरण, विशिष्ट मृदा, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव अभिकर्ता जैसे आवश्यक संसाधन तिलहन की खेती को उन्नत करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का मदद किसके द्वारा किया जाता है? खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किया जाता है। अब भारत में चुनौती कौन कौन सी है खाद्य सुरक्षा संबंधी? कृषि को लेकर चुनौती है भाई, कई बार मिट्टी का क्षरण हो रहा है, कहीं पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है, वर्षा का असमान वितरण है, कहीं पर कीटों का आपका खतरा है। तो इसके कारण से कृषि चुनौती बनी रहती। भूमि विखंडन भी है, छोटे छोटे जोत हैं लोगों के, किसानों के, जिससे वो बड़ी कृषि नहीं कर पाते हैं, बड़े निवेश नहीं कर पाते हैं। विविधता का अभाव है, एक ही तरह के फसल उपजाए जाते हैं, गेहूँ चावल, जिससे कुपोषण को देश में बढ़ावा मिलता है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें भी हैं, जिसके कारण से भी जो किसान हैं वो निरुत्साहित हो रहे हैं, इसको लेकर हतोत्साहित नहीं होते हैं। वो उनको दाम पूरा नहीं मिल पाता है, लेकिन बाज़ार में औने पौने दाम पर बेचे जाते हैं। किसानों को मिलता है 5 रुपये, बाज़ार में बेचे जाते हैं 50 रुपये में। तो इसके कारण से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और आगे की राह तो हम नहीं पढ़ेंगे, अगला चलते हैं बिहार स्पेशल में, पढ़ा देता हूं आपको। बिहार स्पेशल में क्या है आज? बिहार में 454 किलोमीटर 4 लेन के केंद्र को मंजूरी दी गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 25 अप्रैल 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार में 454 किलोमीटर के 4 नए 4 लेन को मंजूरी दे दी है। ये 4 लेन विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेंगे। भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि नगर से झारखंड सीमा के हरिहरगंज तक बिहार में 454 किलोमीटर का एक नया 4 लेन होगा। ये 4 लेन पटना के नौबतपुर से हरिहरगंज तक 143 किलोमीटर नेशनल हाईवे 98 को केंद्र ने 4 लेन में कन्वर्ट करने की मंजूरी दे दी है। देखिए 143 किलोमीटर का नेशनल हाईवे जो 98 था उसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। 454 किलोमीटर का एक नया 4 लेन होगा जो भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि नगर से झारखंड सीमा के हरिहरगंज तक। आप जैसे देखिए ये बिहार का मैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया जाएगा ये लाइन। ओके, विदित है कि अभी नेशनल हाईवे 98 की चौड़ाई कुल 2 लेन की है। इस हाईवे पर गाड़ियों का दबाव बहुत ज़्यादा है। सोन नदी के पूर्वी छोर से बिल्कुल पास होकर गुजरता है नेशनल हाईवे। विक्रम, अरवल, औरंगाबाद और अंबा होते हुए हरिहरगंज तक जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये पूरा है आपका बिहार, ये बीच से आपकी गंगा नदी गुजर रही है, वाल्मीकि नगर यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक ये जाता है 4 लेन। 454 किलोमीटर लंबा है। कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन साधन है ये। झारखंड राज्य के पश्चिमी छोर के गढ़वा, डाल्टनगंज और छत्तीसगढ़ तक जाने के लिए एक बिल्कुल सुगम रास्ता होगा, जिसकी वजह से इस हाईवे पर गाड़ियों का दबाव लगातार बना रहता है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अब इस नेशनल हाईवे 4 लेन बनाने के लिए DPR तैयार करने की मंजूरी दे दी। इसके लिए 38 लाख की स्वीकृति भी स्वीकृत कर दी गई है। पटना से बेतिया तक 5,600 करोड़ की लागत से 195 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे का निर्माण शुरू है। ये नेशनल हाईवे बुद्ध सर्किट का हिस्सा है। देखिए पटना से बेतिया तक तो ऑलरेडी बनाया जा रहा है, लेकिन ये अलग से भी एक रोड बनाया जा रहा है और बुद्ध सर्किट का भी भाग है ये। ओके, इसे हाईवे के किनारे केसरिया का बुद्ध स्तूप भी है। केसरिया बुद्ध स्तूप आपने नाम सुना होगा। JP सेतु के बगल में पटना के दीघा से सोनपुर के बीच में करीब 2,636 करोड़ की लागत से 3.25 साल बनने वाले 6 लेन ब्रिज का भी टेंडर हो चुका है। इसके अलावा सोनपुर मानिकपुर गंडक नदी पर सारण के कोन्हार घाट से वैशाली के जलालपुर के बीच बनने वाले पुल के लिए 868 करोड़ का टेंडर भी हो चुका है। इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, बाकी एक बार इसको आप भी पढ़ लीजिए और भी कौन कौन से रोड बनाए जा रहे हैं, जिससे आपके PT में अगर सवाल पूछे जाते हैं इन सब के बारे में तो आप आसानी से हल कर लें। इसको ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। कल आप स्वतंत्रता दिवस मनाइए अच्छे से। सभी को स्वतंत्रता मुबारक। कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच आप सभी का।